प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कक्षा 10वीं, कोई भी एनसीईआरटी बुक का, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। आई रिपीट, कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, दो संख्या दे दिया है। पहला संख्या है 306 और 657, उसका दोनों संख्या 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे दिया है, 9। ये क्वेश्चन में बच्चे दिया है आपको, ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसी संख्या का 306 और 657 में क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब हमको दोनों संख्याएं भी दे दिया हो और उनका एचसीएफ दे दिया हो, चाहे तो एलसीएम दे दिया हो, है ना। बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हम थोड़ा सा अच्छे से तरीके से करेंगे ताकि एग्जाम में भी आपको लिखने में दिक्कत ना हो। हल लिखेंगे ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि, ठीक है, एचसीएफ किसका, 306 और 657 का एचसीएफ बता दिए बच्चे कितना है, 9। ये दिया है आपको। ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 306 का और 607 का। ठीक है, एकदम बेसिक से, जितना भी बेसिक हो सकता है पूरा बेसिक से बताऊंगा। एक एक ठो गुणा करके बताऊंगा, एक एक ठो भाग करके बताऊंगा। उन बच्चों के लिए जिससे कुछ नहीं बनता मैथ, उनके लिए है अपना उद्देश्य सबके लिए सेम है। तो चलिए, ये दे दिया है हमको, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हो बच्चे तो याद कर लेना। हम जानते हैं कि, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो भी संख्या, जो दो संख्या तुमसे, जैसे आप लोग से पूछा है 306 और 657 का एलसीएम पूछा है, तो ये दो संख्या दिया है, ये ए है, ये बी है ना। ए और बी के फॉर्म में हमको याद है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसी दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो इसी दो संख्या का एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर हम इसको ए और बी मान के चलो, पहली संख्या क्या है, ए, और दूसरी संख्या क्या है, बी, दोनों का गुणनफल मतलब गुणा। ये ए की जगह क्या हो जाएगा, 306, और बी की जगह क्या हो जाएगा, 657। फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, हमको समझना है। बराबर एलसीएम किसका, इसी दो संख्या का, क्या है, गुणे एचसीएफ इसी दो संख्या का, है ना। अब यहाँ पास ए बी की जगह हम क्या दे दिए हैं, ये, तो ए का मान कितना है, 306, तो ए का मान की जगह 306 लिख दो। कोई कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ए और बी हमने फॉर्मूला याद करने के लिए बताया है ना। कहां से आया ये, हमने कोई भी चर ले सकते हो। तो जो देखो, पहला वाला ए है, दूसरा वाला क्या है, बी, ये ए क्या है, ये बी है। ठीक है, तो ए के जगह हम 306 रख लिए, मतलब पहली संख्या जो दिया है गुणे दूसरी संख्या जो दिया है 600, कितना हो जाएगा, 57, बराबर एलसीएम ए और बी। ए के जगह क्या लिखोगे, 306 657, ये निकालना है, गुणे एचसीएफ कितना दे दिया है, 9। एचसीएफ कितना दे दिया बच्चे, 9। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, बराबर लगा है, इधर 9 दे दिया, मतलब इधर गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। चिन्ह बदल जाते हैं बच्चे, है ना। इधर क्या है, गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। इसको डिवाइड कर दो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 306 गुणे 657 बटा 9। एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक, इतना बेसिक कि छोटा बच्चा को समझ आ जाएगा। भले थोड़ा टाइम लग रहा है बट बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट। देखिए, आप कहीं भी पढ़े, आपको ये बताएंगे 9 से कैसे काटना है, मैं बताऊंगा किस संख्या को 9 से कैसे काटना है। अब दिमाग लगाओ, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि देखेंगे कैसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 9 का पहाड़ा से अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा नहीं काटेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से कम आ जाए, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। ठीक है, 27, 30 में 27 गया, कितना बचा, 3, कितना बचा, 3, 3 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। मतलब ये संख्या 9 से कट जा रहा है, काटो। 9 एक कम 9, 9 का पहाड़ पढ़ोगे 30 कम आ जाए, 9 का 9, 9 त्रिक 18, 9 त्रिक 27। अब 30 में 27 गया, 30 में 27 गया, 30 में 27 गया, कितना बचा, 3, 3 यहाँ पास लिख देंगे, कितना बच जाएगा बेटा, 36, कितना बच जाएगा, 36। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36,
ठीक है, 9 चौको 36, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 14, 34, इसका आंसर कितना आ गया 34। अब 34 और इसके बीच में लिख देता हूं मैं 657 गुणे 34 बराबर एलसीएम 306 657। कोई डायरेक्ट गुणा नहीं करना, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले इसको गुणा करोगे फिर 9 से भाग दोगे, वो ज्यादा कठिन है। हमेशा क्वेश्चन को क्या कर लिया करो, सरल कर लिया करो, सिंपल कर लिया करो। अब इसको गुणा करते तो बच्चे बनता है 7 का पारा पड़ेंगे 4 बार, 7 को 28 किया, हासिल 2, 7 4 का पारा पड़ेंगे 5 बार, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 का पारा पड़ेंगे कितनी बार 6 बार, 6 4 को 24 और 2 26। अब 3 का पारा पड़ेंगे 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। अब इसको जोड़ दो 8 3 3 मतलब 7 6 13, ये कितना हो गया 11 1 12 और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है फाइनली हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम 306 607 का जो एलसीएम है वो कितना है बच्चे 22 33 8। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। दोस्त देखो बहुत सारे मेरे जो प्यारे विद्यार्थी ऐसा ही बोलेंगे सर 1 मिनट का क्वेश्चन था, आपने फालतू का हमारा 4 मिनट बर्बाद कर दिया। बच्चों आप सबसे हाथ जोड़कर मुझे माफी चाहता हूं, जिसको भी अगर किसी का टाइम बर्बाद हुआ होगा वो मुझे माफ कर दे, और जो मेरे वीडियो की वजह से कुछ सीखा होगा वो अपने कमेंट प्यारा वाला छोड़ दे, है ना। क्योंकि गाइस मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझाना ना कि रटाना, और मैं एकदम जो बिल्कुल कमजोर बच्चे मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। जिनका लेवल अच्छा है वो तो बच्चे अच्छा कर ही लेंगे, बट जिनका लेवल अच्छा नहीं है, जिनको गुणा करते भी नहीं आ रहा है कैसे कटेगा, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैथ का, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा सिवाय मेरे चैनल पे। तो गाइस ये है आपका आंसर है ना, कि 306 और 657 का एलसीएम कितना है 22 23 8। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें चाहे मत करें, बट उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें जिनसे ये टॉपिक में कमजोर है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे एग्जाम हो चाहे कहीं भी, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तभी क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या, मतलब आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या n, मतलब n कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है ना, n के लिए संख्या 6 की पावर n, 6 की घात n का जो अंक है, इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक, वो 0 पे समाप्त हो सकता है क्या, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए जानते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्या है ना, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है उसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब n का मान कितना ले सकते हैं 1 से लेके अनंत तक। तो बोला है क्वेश्चन में क्या n का मान, ऐसा n का क्या मान रखें कि लास्ट में क्या आ जाए 0, लास्ट में क्या आ जाए 0। अब हमको कैसे करना है, मेरे पास लिखना है हम जानते हैं कि, है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक। देखो फ्रेंड मेरा उद्देश्य समझाना है, बिल्कुल टाइम लगेगा, लगने दो, बार कॉन्सेप्ट क्लियर है। किस कौन कौन बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको इकाई अंक नहीं पता है, शर्माने वाली बात नहीं है, है ना। जैसे कोई संख्या लिखा है 2 4 6, अब इसमें इकाई अंक कंफ्यूज होंगे कि बच्चे इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक क्या है 6, उसका इकाई अंक दहाई अंक क्या है 4, इसका सैकड़ा अंक क्या है 2। तो ऐसे ऐसे तो क्या बोला है कि 6 की पावर n में n का ऐसा कोई भी मान होगा क्या कि जब उसका इकाई अंक क्या आ जाए 0। नहीं समझ आया, मान के चलो 6 की पावर n, तो n का मान ऐसा क्या रखें कि इसका इकाई अंक क्या हो जाए 0। अभी नहीं समझ आया, जैसे 10 की पावर n होता तो n का मान ऐसे क्या रखते कि लास्ट में क्या आ जाए इसका इकाई अंक 0। तो अगर n का मान हम क्या रखते 1, तो इसका आंसर कितना आता है 10, तब पर भी लास्ट में क्या 0, मतलब n का मान क्या रखने पर 1 रखने पर। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा है कि 6 की पावर n में n का ऐसा क्या मान रखूं
कि इसका जो इकाई अंक हो जाए वो क्या हो जाए 0। तो देख लो बच्चे 6 का मान, अगर n का मान क्या रखेंगे 1 तो इसका आंसर कितना आएगा 6। अगर n का मान कितना रखेंगे 2 तो इसका आंसर कितना आएगा 36। फिर भी लास्ट में क्या आ रहा है 6। अगर n का मान हम कितना रखें 3 तो लास्ट में तब पर भी लास्ट में क्या आएगा 6, क्योंकि 6 कितनी बार भी गुणा करोगे उसका इकाई अंक कितना आएगा 6। ठीक है, तो एक इस तरीके से हमको पता चल गया कि n का मान कुछ भी रखो, कुछ भी, चाहे 100 चाहे 20 लाख चाहे 30 लाख चाहे अनंत कुछ भी रखो, इसका इकाई अंक कभी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ये तो आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन कैसे करा जाए, कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। देखो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 है, इकाई अंक क्या है 0 है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 10 से विभाजित होगी, है ना। चलो रिपीट करता हूं। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या, सपोज दैट 240, इसका इकाई अंक क्या है 0। आंख बंद करके बताओ ये संख्या किससे डिवाइड होगा 10 से। ठीक है, तो यहां तक समझ आया है। मान हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, होगी, कोई डाउट नहीं है, विभाजित होगी, यहां तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो इसके क्या 10 के क्या गुणनखंड हो गया बच्चे, एक गुणनखंड हो गया 2 और एक गुणनखंड क्या हो गया 5। मतलब जो 10 है 2 से विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित होगी 5 से। तो सेम उसी प्रकार जो संख्या दिया है 6, 6 का गुणनखंड लिखो तो 2 3 6, मतलब 2 है और 3 है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 से, कोई भी संख्या की इकाई अंक 0 कब होगा जब वो किसे मतलब इकाई अंक होगा तो किससे विभाजित होगा 2 और 5 से। ठीक है, तो अब देखो 6 का इकाई अंक क्या है, मतलब 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3, 2 और 3। तो क्या इस संख्या, ये संख्या का कभी भी इकाई अंक 0 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें 5 नहीं है, इसमें इसका जो गुणनखंड है वो क्या है 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं होगा तो 2 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा ही नहीं आएगा, है। अतः क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चे अतः 6 की पावर n है, 6 की पावर n में n का ऐसा, ठीक है, कोई भी मान संभव नहीं है जिससे 6 की पावर n का अंक या इकाई अंक 0 हो सके। ठीक है, पहले बच्चों मैं लास्ट में एक और बात बताना चाहता हूं, आपके अलग अलग टीचर इसके आंसर अलग अलग लिखाएंगे, है ना, बट कॉन्सेप्ट इज द सेम, कॉन्सेप्ट इज द सेम कि कोई भी संख्या 0 से भी अगर इकाई अंक 0 है तो यह संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए 2 और क्या चाहिए 5। तो देखो 6 का जो गुणनखंड है 2 और 3 है, मतलब कितने भी बार गुणा करो कभी भी 5, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। अतः 6 के पावर n में n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिससे 6 के पावर n का जो इकाई अंक हो क्या हो सके 0 हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्त ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल दूध और पानी की पानी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके बावजूद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और आई थिंक ओके। पहले बच्चों प्रश्न नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हमेशा पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दिया है और एक ये संख्या दिया है वो क्या है, भाज्य संख्या बोल रहा है, क्यों है, क्यों है आपको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दोस्त बहुत ही सिंपल कट में बहुत जल्दी भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। नहीं समझ आया, जैसे आपसे कोई पूछा बेटा 12 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है तो देखना पड़ेगा इसके कितने गुणनखंड होते हैं। तो 12 किससे किससे विभाजित होता है, सबसे पहले 1 से,
फिर किससे विभाजित हो जाएगा 2 से, फिर किससे विभाजित होगा 3 से, फिर किससे 4 से, किससे 6 से और खुद से 12। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए बच्चे 1 2 3 4 5 6। कितने गुणनखंड हो गए 6। 2 से ज्यादा है ना, तो 12 किस प्रकार का होगा ये भाज्य संख्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे बच्चे कि जो 13 है ये भाज्य संख्या क्या भाज्य, तो देखना पड़ेगा आपको कि 13 किससे किससे विभाजित होता है। तो सबसे पहले बेटा 13 किससे विभाजित होगा 1 से और किससे विभाजित होगा अपने आप से। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके कितने गुणनखंड हो 2, एक तो 1 हो और दूसरा क्या हो खुद वह संख्या। जैसे 23 पूछे तो 23 किससे किससे विभाजित होगा 1 से और किससे अपने आप से। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और दूसरा हुआ है खुद। इसके अलावा जितने भी संख्या है सभी क्या होते हैं भाज्य संख्या होते हैं। आई थिंक टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो अच्छे बच्चों इसका हल लिखो, हल नंबर क्वेश्चन का 6। ठीक है, इसको लिखो बच्चे 6 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। अच्छा बच्चे देखो इसमें यहां तक ठीक है उभयनिष्ठ क्या रहा है, मतलब दोनों में क्या संख्या कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखो बच्चे यहाँ भी क्या है 13 और यहाँ भी क्या है 13, तो दोनों जगह से 13 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पास क्या बचा बच्चे 1 और यहाँ पास क्या बचा 1 और 13 कहाँ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके बीच में क्या लगा बच्चे गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे 11 से कितना हो जाएगा 11 और 11 का गुणा करेंगे किससे 7 से, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, प्लस है तो प्लस बच्चे 1 है तो 1 और बाहर कितना आ जाएगा 13। इतना क्लियर है बच्चे, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब बच्चे देखो 77 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 78 गुणे 13, ब्रैकेट हटाओगे मतलब गुणा, दोनों बीच में क्या लगा है गुणा, ब्रैकेट हटाने पर क्या लग जाता है गुणा, तो 78 गुणे 13। अब इसको 78 को हम क्या लिख सकते हैं 13 के पहाड़ में 78 कितनी बार में 13 छंग 78, 78 को हम क्या लिख सकते हैं 13 छंग 78, जिससे नहीं बनता भाग करके देख लेगा 13। ठीक है बच्चे, तो देखो अब इस संख्या के कितने गुणनखंड, सबसे पहले बच्चे 6 है 13 है। ठीक है, 13 तो एक बार है, मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो बताओ कितने गुणनखंड है 2 से 2 है कि 2 से ज्यादा है। तो देखो बच्चे साफ साफ दिख रहा है, एक तो 6 है 1 हो गया, 13 2 हो गया, ये 1 कितना हो गया 3 और 1 नंबर खुद होगा। ठीक है, और 6 को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो पास 2 होगा और कितना होगा 3 होगा, मतलब 1 2 3 4 और 5 है, मतलब 2 से ज्यादा है। तो ये किस प्रकार की संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या लिखो बच्चे, ठीक है लिखना बच्चे इसके, ठीक है 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः ठीक है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक क्या संख्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। क्लियर कट देख लो बच्चे 1 2 3 और 1 नंबर खुद और ये 4 और तो कितने 2 से ज्यादा हुए ना, तो ये भाज्य संख्या है, हमने प्रूव कर दिया बच्चे। अब इस संख्या की बारी है, किसकी बारी है इस संख्या की बारी है, इसको भी कर लिख लो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब दोनों तरफ से इधर से और जहां पास प्लस लगा है उधर से देखेंगे कि क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन है। तो बच्चे अच्छे से देखो यहाँ पास 5 और यहाँ पास 5, तो दोनों तरफ से क्या क्या कॉमन है 5। अब उसको कॉमन को ले लो बच्चे उधर 6 4 3 2 1 का गुणा कर देंगे 2 से तो 1 ही हो जाएगा, प्लस है ना यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 और ब्रैकेट के बाद क्या चला जाएगा 5। किसी की कोई दिक्कत है यहाँ पास उभयनिष्ठ लेते सबसे बन जाता है ना, जैसे मेरे बाल और आपके बाल में क्या कॉमन है। अब मेरे को क्या पता, आपका बाल सफेद हो सकता है ना, लाल पीला कुछ भी हो सकता है, बिना देखे उभयनिष्ठ नहीं ले सकते बच्चे। बट यहाँ पास हम देख रहे हैं ना इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है 5, तो यहाँ पास क्या लेंगे 5 जो कि हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, बच्चा ही बता देगा 3 दूनी 6, नहीं बनता लिखते जाओ। 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चक्को 24
अब 24 को गुणा करेंगे 6 से, कर लो, 6 6 को 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14। अब 144 को गुणा करेंगे 7 से, कर लो, 7 6 को 28 की 8 हासिल 2, 7 6 को 28 2 30 हासिल 3, 7 3 10, कितना 1008, कितना 1008 और +1 गुणे 5। बच्चे मैं एक एक ठो गुणा भाग जोड़ घटाना सब करके बताऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाना चालू किया है ना। मेरा ऐसा मतलब नहीं होता कि मैं सीधा रट लूं कि 1008 आएगा उसमें एक जोड़ दूंगा बता दूंगा कि 1009 आएगा, ऐसा वाला नहीं। मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा, जब तक आप लोग परेशान ना जाओगे तब तक। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, 1000 क्या हो जाएगा ये 9 गुणे 5। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कि इसे कितने गुणनखंड है। साफ साफ दिख रहा है बच्चे, एक है 5 और इसके बाजू कुछ नहीं, मतलब यहाँ पास 1 2 तो ऑलरेडी हो गए और एक हो गए बच्चे 1009। इसको भी फर्दर अगर डिवाइड करो तो इसके और गुणनखंड होंगे, इसके क्या होंगे, अगर हो गए तो इसके और, मतलब हमको दिख गया 1 2 3, 2 से ज्यादा है कि कम, 2 से ज्यादा है, मतलब यह एक किस प्रकार की संख्या है। अब यह एक 2 से ज्यादा मतलब भाज्य संख्या, 2 होगा तो अभाज्य संख्या, 1 2 3 कितने गुणनखंड 3, 2 से ज्यादा तो ये किस प्रकार की संख्या है, भाज्य। सेम इसी तरह लिख दो। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य है। अतः संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कट क्लीन की तरह बिल्कुल माइंड में फिट हो गया होगा। कहीं पास कोई रट्टा मार नहीं, कहीं पास कुछ ड्रामेबाजी नहीं, सीधा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए, है ना, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए और उसका मतलब समझिए। ठीक है, मैं चलिए हम लोग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि एक वृत्ताकार पथ है। जैसे आप लोग कभी ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं तो जो ग्राउंड का जो शेप है वो क्या है, गोलाकार है। मान के चलो वृत्त के कार में, मान के चलो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, किस आकार में, वृत्ताकार पथ में है, वृत्ताकार पथ में ये हमारा क्या है, ग्राउंड। अब मान के चलो कि इस ग्राउंड में 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक कौन है, सोनिया, एक कौन है, सोनिया, और एक कौन है बच्चे, रवि, एक कौन है, रवि। 2 लोग दौड़ रहे हैं, दोनों लोग दौड़ रहे नहीं, दोनों लोग दौड़ेंगे अभी। ठीक है, तो बोला है कि एक ही निश्चित बिंदु पे, तो मान के चलो कि यहाँ से मैदान के इस पोर्शन से दोनों लोग एक ही जगह से दौड़ रहे हैं ना, एक ही जगह से। मान के चलो यहाँ पर सोनिया भी है, यहाँ पर रवि भी है, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। मान के चलो ये लोग इस दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना, तो सोनिया को मान के चलो यहाँ से सोनिया दौड़ी और यहाँ से दौड़ के यहाँ पास आई, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है बच्चे, 18 मिनट। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और रवि मान के चलो यहीं से दौड़ा सेम दिशा में, ऐसे ही दौड़ा और एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम के बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने टाइम के बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे, बहुत क्लियर कट है यार। 2 बंदे हैं, एक है सोनिया, दूसरा कौन है, रवि। दोनों किसी ग्राउंड में एक ही जगह पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम दिशा पे, अलग अलग दिशा में, सेम दिशा में। तो बताना है कि कितने मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, है ना। रवि की स्पीड क्या है, ज्यादा, रवि को कम टाइम लगेगा, और सोनिया की स्पीड है कम। सोनिया की स्पीड है, मतलब रवि को कम टाइम लग रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। हमको तो आंसर से मतलब नहीं है, ये जो दिया है इसको लिख लेना। सीधा क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम 12 और 18 क्या निकालेंगे, एलसीएम। हम 12 और 18 क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 12 और 18 का।
बच्चे बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस प्रकार से निकाल लेना बच्चे, इस प्रकार से 12 और 18, 2 छक्का 12, 2 नम्मा 18, फिर से 2 3 6, 9 नहीं आता तो 9 को 9 लिखो, 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। जब एक एच आ जाए तो उसको गुणा कर दो, गुणा कर दो बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो हमारा 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 36। इसको कितना मिनट बाद लगेगा बच्चे 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद 36 मिनट के बाद दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। मान के चलो यहाँ पास दोनों स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों को सेम जगह आने पे कितना मिनट लगेगा 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट के बाद दोनों लोग अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर प्रश्नावली कक्षा 10वीं चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 के सातों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे मेहनत और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें। आपकी मर्जी बच्चे, सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, क्योंकि पता है सब्सक्राइब करने में भी बहुत माथापच्ची है, बार बार उसी का नोटिफिकेशन आता है, दिमाग खराब होता है ना। अगर आपको ऐसा लगे बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, है ना। मैं वैसा बंदा नहीं हूं कि बिल्कुल बोलो कि भाई यार कर लो, करो मत करो यार, है ना। क्यों अपना माथापच्ची करोगे, बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो। अगर मेरे वीडियो से 10% भी आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखो बच्चे, उस चैनल सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है भैया। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 का अपर में सिद्ध करने में, है ना। बहुत पढ़ने में मजा आएगा, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।